राकेश जी नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। डॉक्टर राकेश प्रकाश सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। राकेश जी अब चुनावी माहौल है और अब सबको बस लिस्ट का इंतज़ार है। मुझे लगता है जितना उम्मीदवारों को नहीं होगा उससे ज़्यादा तो लोगों को लिस्ट का इंतज़ार है। और उसमें भी बीजेपी की लिस्ट या फिर हम कह सकते हैं आपको याद होगा राकेश जी हम क्रिकेट विकेट में जब क्रिकेट वीडियोज़ बनाते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो प्लेइंग 11 बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अभी लिस्ट अनाउंस हो रही है ये पार्टीज़ की प्लेइंग 11 है। अब इसमें कौन अंदर कौन बाहर ये बहुत संशय है। लेकिन आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं क्योंकि आज और कल बीजेपी की मीटिंग है। बची हुई लोकसभा सीटों की टिकटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक बुधवार यानी कि आज होनी है। इस दौरान पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की बची सीटों को लेकर जो 2 दिन मीटिंग होनी है वो बुधवार और गुरुवार को होनी है। 2 दिन दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। कोर ग्रुप के जरिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले नामों पर मंथन होगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई दिग्गजों को किनारे किया गया। अब दूसरी लिस्ट को लेकर भी चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में पार्टी बड़ी संख्या में टिकट काट सकती है। दरअसल इस बैठक में दूसरी सूची के नाम फाइनल होंगे। इसके बाद 7 या 8 मार्च को दूसरी लिस्ट जारी करने की संभावना है। इस लिस्ट में यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान समेत कई राज्यों के नाम हो सकते हैं। पहली लिस्ट में उन सांसदों का टिकट काटा गया जो अक्सर विवादों में रहते हैं। ये विवादित बयान देते थे। इनमें से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा जैसे सांसदों के नाम शामिल हैं। दूसरी लिस्ट में पार्टी विवादित चेहरों से किनारा कर सकती है। इनमें जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में आ रहा है वो ये है कि क्या कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा। आपको पता ही है वो बहुत सारी चीजों को लेकर जो पहलवानों वाले मुद्दे थे, हालांकि उनको क्लीन चिट मिल गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन पार्टी टिकट देती है कि नहीं ये सवाल है। उसके अलावा सुल्तानपुर और पीलीभीत की सीट पर भी प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा है। हालांकि इसको लेके बीजेपी ने कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन सवाल उठ रहा है लगातार कि क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी को पार्टी टिकट देने वाली है। तो राकेश जी जितनी हालांकि पहली लिस्ट हैरान इसकर इसलिए थी हैरान करने वाली क्योंकि दिल्ली में विनिंग कैंडिडेट्स जो थे, जो पिछली बार जीते थे या एक बड़े मार्जिन से जीते थे, उनको एक सेकंड में किनारे कर दिया गया। तो क्या अब कुछ और चौंकाने वाले नाम जो हमें नहीं दिखेंगे सेकंड लिस्ट में? देखिए दूसरी सूची भी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि जो पैरामीटर पहली सूची के लिए है, वो दूसरी सूची के लिए भी लागू होगा। और पहली सूची ने बेंचमार्क सेट कर दिया है कि पार्टी का ये बेंचमार्क है और पार्टी अब आने वाली जितनी भी सूची जारी करेगी, उसके पैरामीटर्स भी वही होंगे जो पहली सूची के लिए थे। दूसरी बात, जो दूसरी सूची में जिन राज्यों को शामिल किया गया है, उन राज्यों में कुछ राज्यों की स्थिति थोड़ी-सी ज़्यादा पेचीदा है। उदाहरण के तौर पर बिहार। यहाँ कई सारे साझेदार हैं, गठबंधन में कई सारे सहयोगी हैं और उसमें से जीतनराम मांझी भी हैं, उसमें से कुशवाहा भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, चिराग पासवान के चाचा भी हैं, ठीक है? अ, तो ऐसे में यहाँ जो सीटों का जो समीकरण है और जो आकलन है और जो सीटों का आवंटन होगा, वो बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। ये जो पशुपति पारस हैं, जो कि इनके चाचा लगते हैं, चिराग पासवान के, उनकी भी दावेदारी हाजीपुर सीट पे है, चिराग पासवान की भी दावेदारी हाजीपुर सीट पे है। तो ये हाजीपुर सीट किसको मिलती है? ये बड़ा चौंकाने वाला निर्णय होगा और देखने वाला निर्णय होगा कि आखिर जो एनडीए का जो यहाँ पे गठबंधन के बाद जो फाइनली टिकटों का और सीटों का आवंटन होगा, वो किसको जाएगा? आपको पता है कि जो हाजीपुर सीट है, वो रामविलास पासवान जी की पारंपरिक सीट रही है। इसी तरीके से राज्य में कई सारे ऐसे सीट हैं, जिसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति है और इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ-जहाँ इस तरीके के समीकरण हैं, उन-उन राज्यों को बीजेपी ने पहली सूची से बाहर रखा था। अब उन राज्यों की बारी है, तो कई सारे
नाम चौंकाने वाले होंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा सकता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के सीट बदल दिए जाएँ, हो सकता है कुछ सीटों के उम्मीदवार बदल दिए जाएँ, हो सकता है कि कुछ सहयोगी दलों को बीजेपी के सिंबल पे टिकट दिया जाए। तो ऐसे कई सारे समीकरण जो है वो निकल के सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि जो रामविलास पासवान अ, के जो बेटे हैं चिराग पासवान वो और उनके चाचा के बीच जो है वो सीटों के सुलह को लेकर के बात बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, ऐसी भी आशंकाएँ हैं। तो इसलिए बीजेपी कुछ भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझ के बिहार के मामले में बहुत सोच समझ कर के निर्णय लेने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पंजाब में भी जो स्थिति है वो कमोबेश इसी तरीके से है, क्योंकि वहाँ भी पंजाब जो की है तो अभी लिस्ट मुझे पंजाब की तो लगता नहीं अभी लिस्ट आएगी, लेकिन जो चर्चा है वो उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेके ज़्यादा है, क्योंकि वरुण गांधी खास करके वरुण गांधी किस तरीके से अपनी ही सरकार पर हमलावर रहे पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब 2 पिछले कुछ 2 दिनों ढाई से साल उनकी से टोन 2 हाँ, ढाई साल टोन से वरुण गांधी के सुर बदले हुए हैं। बदले अभी 2-4 दिनों से बदले हुए हैं सुर। पहले पार्टी के खिलाफ काफ़ी बयान देखे, लेकिन अभी बदले हुए हैं। अभी कुछ वो पीएम की ट्वीट्स को भी रीट्वीट कर रहे हैं और अभी कुछ है। तो क्या लगता है बात बन सकती है या बात बहुत बिगड़ गई है? देखिए बात राजनीति में कुछ बनने और बिगड़ने वाली जैसी कोई बात होती नहीं है। राजनीति में बस एक ही चीज़ देखा जाता है कि आप समय के अनुसार उस जगह पे फिट बैठते हैं या नहीं। तो अभी जो मौजूदा समीकरण है और जिस तरीके से सियासी हालात हैं, उसमें बीजेपी बहुत फूँक-फूँक के कदम रख रही है हुँ, और इसलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी ज़्यादातर जगह पे लोगों को साथ लेके चल रही है, लोगों को जोड़ के चल रही है। लोगों के साथ जो है वो जो साझेदार नहीं भी है, उनसे साझेदारी कर रही है। आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि अपने पुराने साझेदार आरएलडी को वापस अपने साथ मिलाया। आप पंजाब में देख ही रहे हैं, जो सुखदेव सिंह ढींडसा और शिरोमणि अकाली दल जो अपने सुखबीर बादल है, दोनों के बीच जो एकता हुई है, वो एकता भी इसी ओर इशारा कर रही है। तो ऐसे करके आप बिहार में जाके देख लीजिए किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ हम लोगों ने मतलब एनडीए ने जो है किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ वापस से साझेदारी की, किस तरीके से रामविलास पासवान जो चिराग ये कहते हैं ना कि लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, उसके साथ किस तरीके से गठबंधन किया। सरकार बनाने में उनके चाचा के साथ थे, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो चिराग पासवान को भी साथ ले लिया। तो ये जो अभी के चुनाव में सबको साथ लेके जोड़ने की जो बात हो रही है, उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर वरुण गांधी सकारात्मक रुख दिखाते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर विचार कर सकती है। हुँ, मेनका गांधी सकारात्मक रुख दिखाती हैं, तो उनके नाम पे विचार किया जा सकता है। तो हुँ। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर में किसी को नाराज़ करके चलना नहीं चाहती। अगर किसी ने आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं किया है, तो उसका टिकट कटने का कोई सवाल नहीं होता। तो इसलिए वरुण गांधी को लेकर के भी हमें लगता है कि उनके नाम पे विचार किया जा सकता है। ब्रिजभूषण सिंह के नाम को लेके संशय बरकरार है। उनका नाम मुझे लगता है कि अ, हाँ, उनका तो ख़ैर संशय आपने है। देखा नहीं आपने देखा नहीं दिल्ली में हालाँकि वो जो हालाँकि वो विनिंग कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अपनी सीट पे वो हार सकते हैं। वहाँ पे उनको देखिए बहुत आधार है, अगर टिकट मिलता है तो ऐसी कोई संभावना नहीं कि वो ना जीते, लेकिन नहीं मुझे लगता है सवाल सवाल जीतने का नहीं है, सवाल जो है वो अ, एक कहते हैं ना नीतिगत मामला है हुँ, या एक कहते हैं कि आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है हुँ। और उसी नैतिक ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए नहीं, पर क्योंकि अ, उनको पुलिस से क्लीन चिट मिली है इस पूरे मुद्दे पर, मुझे हो सकता है कि क्लीन 50-50 चिट का चांस आप लग रहा है अभी। देखिए क्लीन चिट मिलने के बाद भी आपने देखा नहीं कि उनको वापस उनका पद नहीं मिला। सरकार हुँ, ने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया। हुँ। हाँ, ये भी एक इशारा है, ये भी एक अंदेशा है, जब ठीक है। क्लीन चिट मिल गया तो सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? तो ये जो मामला है बड़ा पेचीदा है और इसमें आपने देखा नहीं ज़रा-सा विधुरी साहब ने संसद में ज़बान उनकी फिसल गई, तो आपने देखा टिकट कटते देर नहीं लगी। हुँ। तो यहाँ तो पूरी लंबी कहानी है। लेकिन बीजेपी के टिकट काटने का जो मतलब है वो शायद हम इस बात से समझ सकते हैं कि प्रवेश वर्मा ने जो स्टेटमेंट दी है
कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पे आपको टिकट कटने का मलाल हो या आप सुर उठाएँ, यहाँ पे हर कार्यकर्ता को मौका मिलेगा और मुझे लगता है ये पिछले 10 साल से या पिछले 5 साल से खासकर ये एक प्रयोग है कि जो दरी देखिए बिछाने वाला कार्यकर्ता वो दरी ही ना बिछाता रह जाए, उसको टिकट भी मिले और टिकट पे किसी की ऐसी बात नहीं है कि ये यहाँ से तो मुझे ही मिलेगी, मैं ही हमेशा अब लड़ता रहूँगा। वो खत्म कर दी है पॉलिसी अब। देखिए, प्रवेश वर्मा की बात है तो प्रवेश वर्मा का जो टिकट उनको इस बार नहीं मिला है, मैं टिकट काटने की बात नहीं कहूँगा, उनको इस बार टिकट नहीं मिला है, तो उसके पीछे पार्टी की अपनी एक सोच है, अपनी एक रणनीति है। और उसी सोच और रणनीति के तहत प्रवेश वर्मा को चूँकि अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो पार्टी उनको दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी उनको बड़ी पर ज़िम्मेदारी सिर्फ देने उनको वाली ही है या क्यों? दे उनको सकती ही है। क्यों? राकेश जी उनको ही क्यों? मुझे लगता है कि रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी ये सारे हेवीवेट हैं क्योंकि एमपीज़ ये हैं काफ़ी इन बार के, इन मिनिस्टर भी सबको रहे हैं मीनाक्षी इन लेखी तो। सबको खास तौर से विधानसभा में उतारा जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, संगठन को मजबूत करने को लेकर के, इन सब के कंधों पर एक बहुत भारी भरकम ज़िम्मेदारी आने वाली है और इसीलिए इन सबको लोकसभा चुनाव से हटा कर के जो अगला विधानसभा चुनाव है, उसके लिए ज़मीन तैयार करने का ज़िम्मा सौंपा जा सकता है कि आप जो अगला विधानसभा चुनाव है, उसमें कैसे पार्टी जीत सुनिश्चित करेगी, उसको लेकर के क्या रणनीति होगी, क्या काम होगा, क्या चेहरे होंगे, क्या ये एक आगे के संदेश हो लिए सकता है। कार्य योजना होगी। तो इन इन सारे नेताओं को वहाँ से निकाल कर के यहाँ लगाया गया है, ताकि दिल्ली में विधानसभा के जो चुनाव है, उसमें जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा इनको दिया जा सकता है और बाद बाकी जो नए चेहरे हैं, उनको लोकसभा में दिया गया है। तो लोकसभा हाँ। में दिल्ली में लोकसभा चुनाव जीतना उतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ब जितना कि विधानसभा चुनाव। आपने सही कहा, ये रीशफलिंग हमने देखा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हुई है। हमने ये छत्तीसगढ़ में भी देखी है कि किस तरीके से जो केंद्रीय नेता थे उनको एमएलए का चुनाव लड़वा दिया गया और वहाँ पे मिनिस्टर भी बनाया गया या स्पीकर भी बनाया गया और वहीं पे रख दिया गया। अब उनकी जगह जो है वो नए चेहरे आए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आई थिंक इससे एक जो सामान्य कार्यकर्ता है उसके लिए उम्मीद बनी रहती है कि कभी तो मेरा नंबर आएगा ही और किसी सीट पे किसी को कोई ऐसी दावेदारी नहीं है कि मैं 11 साल से जीत रहा हूँ, मैं 20 साल से जीत रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग सीट जो बची हुई है, जिसके विषय में शायद सबकी नज़रें होंगी वो है रायबरेली। रायबरेली से कौन वो चेहरा उतरता है? क्या रायबरेली से जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि वहीं की एक एमएलए हैं अदिति सिंह, क्या उनको वहाँ पर टिकट मिल सकता है? या फिर ऐसे तो नहीं है कि वरुण गांधी या किसी गांधी को ही वहां पर बीजेपी भी अपना कैंडिडेट बना दे, मेनका या वरुण गांधी के नाम पर भी विचार कर ले क्योंकि अगर वहां से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो गांधी वर्सेस गांधी हो जाए, ऐसा भी पार्टी कर सकती है, कोई संभावना है? ऐसा भी कर सकते हैं, पूरी संभावना है इस बात की। इस बात की पूरी संभावना है कि हो सकता है कि मेनका गांधी को रायबरेली का टिकट दे दिया जाए। या वरुण गांधी को दे दिया जाए? हाँ, इन दोनों में से पर किसी क्या एक को वो दे उस दिया जाए। स्थिति में तैयार होंगे? ये भी सोचने वाली बात है कि वो कहेंगी कि हमारा तो जो क्षेत्र है वही है जहाँ हमने लोगों के बीच काम किया है या जहाँ वो जीतते रहे हैं, देखिए, जहाँ उनको मेनका गांधी ने पीलीभीत सीट जो है वरुण गांधी के लिए छोड़ दी थी और खुद सुल्तानपुर सीट चली गई थी। तो हुँ। इसलिए जो पार्टी का निर्णय है वो तो सबको स्वीकार होता है और यहाँ मुझे लगता है कि मेनका गांधी ये भी बड़ा जो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो हमने अभी रखा है सामने। ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पत्रकारों द्वारा समय-समय पर उठाए जाते हैं और खासकर जब चुनाव आ जाते हैं तो इस तरह के सवाल गूंजते हैं। लेकिन रायबरेली सीट को लेकर बीजेपी इसलिए भी ज़्यादा चौकस, सतर्क और फ्रंट फुट पे नज़र आ रही है क्योंकि इसे लगता है कि जब हम अमेठी ले सकते हैं तो रायबरेली भी ले सकते हैं और उसमें एक कड़ी और तब जुड़ जाती है जब सोनिया गांधी राज्यसभा में चली जाती हैं, तो वो उसमें एक और कड़ी जुड़ जाती है। इसीलिए सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार बीजेपी रायबरेली पे एक हैवीवेट कैंडिडेट देगी, एक ऐसा कैंडिडेट देगी जिसकी जीतने की क्षमता सबसे ज़्यादा हो, संभावना सबसे ज़्यादा हो क्योंकि बीजेपी को अपने इंटरनल सर्वेज़ में ये दिख रहा है इस बार कि रायबरेली उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। हालाँकि भले ही वो गांधी परिवार का गढ़ है सीट, कांग्रेस ऐसा मानती है और कांग्रेस वहाँ पे कौन कैंडिडेट देता है, ये भी बहुत डिपेंड करेगा कि वो सीट किसके खाते में जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि रायबरेली का चुनाव और रायबरेली के लिए उम्मीदवारों का चुनाव और उम्मीदवारों के चुनाव के बाद चुनाव के नतीजे
ये दोनों जो है वो काफ़ी दिलचस्प रहने वाले हैं। हम सबकी हुँ, नज़र बनी हुई है कि बहुत रायबरेली से दिलचस्प। कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है, बीजेपी किसको मैदान में उतारती है और फाइनली वहाँ की जनता जो है, वो किसके पक्ष में मतदान करती है। इस पूरे अ प्रक्रिया पर जो है, वो देश भर की नज़र है और जी, इसको कहते हैं ना कि ये जो सीट है अपने आप में काफ़ी पुश्तैनी हॉट सीट सीट रही है है। कांग्रेस की, हॉट सीट है। तो इस पे हम सबकी नज़र रहेगी, आप सबकी भी नज़र रहेगी और देखते हैं कि आने वाले वक़्त में जो है सो कांग्रेस, बीजेपी किस-किस को इस मैदान में भिड़ंत के लिए उतारती है और जनता किसके पक्ष में विजय का पताका लहराती है। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। आज और कल 2 दिन बैठक मंथन होगा, कोर कमेटी की चर्चा होगी और इसी दौरान 7 या 8 में से 1 दिन ऐसा होगा जबकि एक और लिस्ट आ सकती है जो बची हुई सीट्स हैं उन पे। हालाँकि मुझे उम्मीद नहीं है कि पंजाब और हिमाचल या हरियाणा उसमें अभी भी शामिल होगा। मुझे लगता है अभी भी ये थर्ड लिस्ट तक बात जाएगी, क्योंकि हिमाचल की अपनी चीज़ें पेंडिंग हैं, वो अपने तौर पर चल रही हैं अभी भी गोल, 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 गोल। पंजाब का अपना एक इश्यू है जो हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और हरियाणा का भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो कुल मिला के देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये उम्मीद है कि राजस्थान की बची हुई सीटें और उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें या मध्य प्रदेश की या कुछ और जो स्टेट्स की हैं, वो घोषित हो सकती हैं। महाराष्ट्र को लेके भी अभी दूसरी लिस्ट में कुछ नहीं होगा, ये श्योर है, क्योंकि वहाँ भी सीट शेयरिंग का मसला अभी चल ही रहा है। अभी उस पे बातचीत चल ही रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। जितने हमारे दर्शक हैं वो भी कमेंट करके अगर कोई आपके पास जानकारी है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अदरवाइज़ हमारा वीडियो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।